हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। वीवर्स, हमारी आज की कहानियाँ वेंडिगो पे आधारित है, जिसे मैंने इंटरनेट से लिया है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर। मेरा नाम जूलिया है। मैं ईस्टर्न एरिज़ोना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। पैरानॉर्मल कहानियाँ पढ़ना और सुनना मेरी रेगुलर हॉबी है। वेंडिगो, स्किनवॉकर, वेयरवुल्फ या डॉगमैन होते हैं, मैं पूरे तरीके से इस बात का दावा नहीं करती, लेकिन जंगलों में ऐसा कुछ तो है जो स्किनवॉकर, वेंडिगो या वेयरवुल्फ थियरी से मैच करता है, और इसके लिए मैं अपने आप में 100% कॉन्फिडेंट हूँ। मैं ये तर्क बिल्कुल नहीं दूंगी कि लोग बताते हैं जंगल में वेंडिगो या स्किनवॉकर होते हैं, बल्कि 2 इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए हैं जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं वेंडिगो, स्किनवॉकर या वेयरवुल्फ सोचने पे मजबूर कर दिया है। मेरे साथ जो 2 घटना घटी है, उसमें एक तो कुछ हद तक मेरे लिए नॉर्मल थी, लेकिन दूसरी घटना ने कुछ दिनों के लिए मेरे ऊपर मेरी सौतेली मॉम का मर्डर या अपहरण का एलिगेशन लगा दिया था। मैं इन दोनों घटनाओं को विस्तार से आपको सुनाना चाहूँगी। पहली घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं 21 साल की थी। समर वीकेंड पे मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने कैबा फॉरेस्ट में कैंपिंग करने का मन बनाया था, और तय समय अनुसार मैं और मेरे 3 दोस्त कैबा फॉरेस्ट पहुंच गए। शाम के करीबन 5 बजे थे। आसपास ठीक ठाक कैंपस की भीड़ थी। हमने अच्छी सी जगह देखकर अपना कैंप सेट कर लिया और सारा सामान कैंप में रख के थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे टहले और वापस आ गए। हमने कैंप फायर जलाया और डिनर करने के बाद थोड़ी देर आपस में हंसी मजाक किया। उसके बाद हम सब सोने चले गए, और थक जाने के कारण आज हमें जल्दी नींद भी आ गई थी। रात में करीबन 1 बजे मेरी आँख खुली, और आँख खुलते ही मुझे कुछ अजीब लगा, मानो चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। ये मेरी पहली कैंपिंग ट्रिप नहीं थी। इससे पहले भी कई बार मैंने कैंपिंग किया था, लेकिन पूरा जंगल शांत हो गया हो, आज ये पहली बार हो रहा था। आज सब कुछ शांत और चुप था, जैसे पूरा जंगल, कीड़े मकोड़े, हवा सब सो गए हों। बस एक हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे घोड़े रह रह के फूंक मारते हैं, वैसे ही हल्की हल्की फूंक मुझे सुनाई दे रही थी। और फिर कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो घोड़े की फूंक की आवाज़ आना बंद हो गई। हवा, कीट पतंगों की आवाज़ वापस से मुझे सुनाई देने लगी। मैंने सोचा सब कुछ तो नॉर्मल है, शायद मैं नींद में हूँ और मुझे उल्टा सीधा वहम हुआ है। मैं फिर से सो गई। दोबारा ठीक 3 बजे फिर मेरी आँख खुली। मुझे फ्रेश होना था। मैं उठी और अपने टेंट से बाहर आ गई। थोड़ी ही दूरी पे 2-4 पेड़ एक साथ थे। मैं उसके पीछे चली गई। फ्रेश होने के बाद जब उठने लगी तो उठते समय मैंने एक बड़ा अजीब दृश्य देखा। मैंने देखा एक हिरन पड़ा हुआ है। उसके सामने एक अजीब सी आकृति बैठी हुई थी। उस आकृति के एक हाथ में हिरन के अगले दोनों पैर और दूसरे हाथ में हिरन के पिछले दोनों पैर थे, और उस आकृति का मुंह हिरन के पेट पे था। वो हिरन को पेट की तरफ से नोच नोच के खा रहा था, और धीरे धीरे वैसी ही सिसकारी और फूंक मार रहा था जैसे कोई घोड़ा फूंक मारता है। मैं मारे डर के फ्रीज हो गई और एक पेड़ के पीछे छुप के उसको देखती रही। वो आकृति मुझे न देख ले, इस बात के लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी। कुछ देर तक तो वो उस हिरन को खाता रहा और मैं ध्यान से उसको देखती रही। उसके हाथ पैर इंसानों जैसे थे। वो बहुत दुबला पतला सा था, जैसे महीनों से उसने कुछ न खाया हो। उसकी एक एक हड्डी आप ऊपर से गिन सकते थे। सर बड़े हिरन जैसा था और उस पे बड़े बड़े घुमावदार सींग भी निकले हुए थे। ये सब चीज़ें उस आकृति को खुद एक बड़े हिरन जैसा दर्शा रहे थे। मैं अपनी जगह पे चुपचाप जमी हुई खड़ी थी। उसके अगले ही पल जब वो हिरन को खा चुका, वो आराम से उठा और जंगल के अंदर चला गया। मैं बहुत उलझन और डर में थी।
दबे पैरों से धीरे धीरे मैं अपने टेंट में आई, अपने दोस्तों को जगाया, लेकिन वो तीनों गहरी नींद में थे। मेरे जगाने पर भी वो नहीं उठे। मैं मारे डर के सो नहीं पाई। अंदर टेंट में बैठे बैठे कब सुबह हो गई, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है। सुबह जब मुझे आसपास दूसरे कैंपस की आहट महसूस हुई, तब मेरी जान में जान आई। फिर मैंने अपने दोस्तों को झिझोड़ के जगाया और रात वाली पूरी घटना उनको मैंने विस्तार से बताई। लेकिन वो सब बस एकटक मेरा मुंह देख रहे थे और उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मैं उन्हें लेकर बाहर आई। जिस जगह उसने हिरन को खाया था, अब हम सब वहीं खड़े थे, लेकिन वहां अब बस खून के धब्बों के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे बाकी दोस्तों ने कहा, यह जंगल है, किसी जानवर ने दूसरे जानवर को मार के खाया होगा। अंधेरे में लोगों को कुछ का कुछ दिखाई देता है, तुमको भी वहम हो गया होगा। खैर, मैंने फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो मेरा कोई वहम या मेरी आंखों का धोखा नहीं था। वो हकीकत में आंखों देखा एक सच था। दूसरी घटना 2015 की है, जब मैं 23 साल की थी। पिताजी ने नया घर लिया था। मैं, मेरे स्टेप मॉम और मेरे पिताजी अभी कुछ महीने पहले ही इस नए घर में शिफ्ट हुए थे। हमारा घर कोरोनेडो जंगल के बिल्कुल पास है। इवन मेरे घर से कोरोनेडो जंगल का एक एक हिस्सा पूरा साफ साफ दिखाई देता है। वहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब मेरे घर से पूरा साफ पता चलता था। मेरे स्टेप मॉम के पास बोस्टन टेरियर ब्रीड का एक पालतू कुत्ता था और वो भी हमारे साथ रहता था। मेरी पूरी फैमिली उस कुत्ते के प्रति संवेदनशील और केयरफुल थी। एक बार मेरे पिताजी किसी काम के चलते 3 दिन के लिए टाउन से बाहर गए थे। घर में मैं, मेरी मॉम और हमारा पालतू कुत्ता जैक था। पिताजी के जाने के बाद आज का हमारा पहला दिन नॉर्मल बीत रहा था, लेकिन दोपहर के आसपास जैक घर से बाहर निकल गया। अभी काफ़ी देर हो गई थी। जैक अब तक वापस नहीं आया था। हमें उसकी चिंता होने लगी, शायद वो घर में ही कहीं हो। ये सोच के हमने अपना पूरा घर देखा, मगर वो घर में नहीं था। फिर हम अपने घर से बाहर आसपास जैक को ढूंढने लगे। मेरी मॉम घर के पीछे उसको आवाज़ लगा रही थी, लेकिन जैक का कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम ढलने को आई थी, सूरज डूब रहा था। तभी मेरी मॉम ने जंगल की तरफ देखा और मुझसे बोली, वो देखो। मैं कुछ समझ पाती तब तक वो चिल्लाती हुई जंगल की तरफ दौड़ने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जंगल के जिस ओर मेरी मॉम ने इशारा किया था, वहाँ मुझे सेम वही ह्यूमनाइड आकृति दिखी जो आज से 2-2.5 साल पहले मैंने कैबाब फॉरेस्ट में देखी थी। सेम वही दुबला पतला 7 से 8 फीट लंबा एक क्रिएचर, जिसके सर पे सींग जैसा कुछ था। आधी बॉडी काले बालों से भरी हुई थी। वो हमारा कुत्ता पकड़ के ले जा रहा था। वो ऐसा चल रहा था जैसे उसने ढेर सारी ड्रिंक कर रखी हो और फुल टल्ली हो। हाथ में जैक को दबाए हुए वो एकदम लड़खड़ाते हुए आगे आगे जंगल में बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी मॉम को रोकना चाहा। मैंने कई आवाज़ लगाई, मॉम रुको। वो नहीं रुकी। न चाहते हुए मैं भी अपनी मॉम के पीछे भागने लगी और मेरे पहुंचने से पहले ही वो जंगल में इंटर हो चुकी थी। पीछे पीछे मैं भी जंगल में पहुंच गई। अंदर अब तक ठीक ठाक अंधेरा छाने लगा था। मैंने अपनी मॉम को आवाज़ लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। जैक को भी आवाज़ दी। मैं लगातार कभी मॉम कभी जैक का नाम लेकर चिल्ला रही थी, लेकिन पूरा जंगल शांत पड़ा था। अपने जानते भर मैंने अपनी मॉम को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। अंधेरा ज़्यादा हो चुका था। मैं जंगल से वापस आ गई। जल्दी से अपने घर पहुंची। कॉल करके पिताजी को सारी बात बताई और फिर उनके कहने पे फ़ौरन मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। और देखते ही देखते पुलिस और सर्च एंड रेस्क्यू की पूरी टीम वहाँ पे पहुँच गई थी। बारी बारी से कई बार मुझसे सवाल जवाब किया गया। जंगल के साथ साथ मेरे पूरे घर और आसपास के एरिया को इन्वेस्टिगेट किया गया। पूरी रात सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन मेरी मॉम और जैक नहीं मिले। ना ही कोई डेड बॉडी मिली, न कोई ब्लड सैंपल, ना ही पैरों का कोई निशान मिला। वो मेरी स्टेप मॉम थी, इसलिए कुछ लोगों ने
तो मेरे ऊपर ही अपनी मॉम का किडनैपर या मर्डरर होने का शक कर लिया था। लेकिन सच बताऊं तो बस नाम की मेरी स्टेप मॉम थी। उसने मुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसा प्यार दिया था। मैं उसे बहुत दिनों तक याद करके रोती रही। आज भी मैं ये कहानी लिख रही हूँ, लेकिन मेरी आंखों में आंसू है। मैंने उस जंगल में जैक और अपनी मॉम को खो दिया। अगले कुछ दिनों के बाद जैक की डेड बॉडी कटी फटी हालत में मिली, लेकिन मेरी मॉम का कोई पता नहीं चला। हमने उसके बाद वो घर छोड़ दिया। आज मैं मैरिड हूँ, मेरे प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं, लेकिन तब से अब तक मैंने जंगल में कदम नहीं रखा और आगे भी मैं कभी जंगल में नहीं जाऊंगी। हॉरर कहानियाँ सुनते सुनते जब मुझे वेंडिगो, स्किन वाकर जैसी कहानियाँ मिली तो मुझे लगा मैं भी आप सबको अपनी आप बीती सुनाऊं। वेंडिगो, स्किन वाकर या वेयरवुल्फ मिथ है, रियलिटी है, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन जंगल में कुछ तो बहुत भयानक है जो हमें कभी कभी अपने होने का और जंगल से दूर रहने का संकेत देता है। मेरा नाम स्टीव है। मेरे फादर अमेरिकन और मॉम रशियन हैं। जन्म से मैं भी अमेरिकन हूँ, लेकिन पला बढ़ा रशिया में हूँ। मैं 21 साल का था जब अमेरिका आया। मुझे यहाँ रहते हुए आज 11 साल हो गए हैं। मैं मिशिगन के एक छोटे से टाउन में रहता हूँ। यहाँ मेरे पुरखों की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। इस टाउन में 8-10 ही घर हैं। ये टाउन मिशिगन नेशनल फॉरेस्ट से 2 मील की दूरी पे है। अब मैं आपको अपनी कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। मुझे आपसे ये बताते हुए बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं बचपन से एक बहुत डरपोक टाइप का इंसान हूँ। डरावनी चीज़ों, भूत प्रेत और आत्मा को मानता भी हूँ और उससे डरता भी हूँ। मैं जब तक रशिया में था तब तक बस भूत प्रेत, आत्मा और शैतान तक ही सीमित था। वेंडिगो, स्किन वाकर मेरे लिए अजनबी थे। मैंने कभी इनका नाम भी नहीं सुना था। अमेरिका आने के बाद मेरी जीएफ, जो अब मेरी वाइफ है, उसने मुझे वेंडिगो, स्किन वाकर और वेयरवुल्फ के बारे में बताया था। ये कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, इनसे कैसे बचा जाए, उसने पूरी डिटेल मुझे बताई थी। अक्सर पढ़े लिखे मैच्योर लोग वेंडिगो टाइप की चीज़ों को नहीं मानते और उनकी बातों को सम्मान देने के लिए मैं भी कहता हूँ वेंडिगो नहीं होता। मगर मैंने वेंडिगो को देखा है। वेंडिगो में बिलीव करने वाले लोग वेंडिगो की जो वेशभूषा और आकृति बताते हैं, मैंने सेम वही चीज़ देखा है। मगर मेरा ये मानना है कि ये सब एक भूत और भटकती हुई आत्मा ही होते हैं। आपका डर जिस चीज़ को इमेजिन करता है, ये उसी का रूप धारण करके आपके सामने आ जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। पहले मैंने भूत और आत्मा जैसी आकृति देखी थी। वेंडिगो का डब्ल्यू तक भी मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन वेंडिगो सुनने के बाद मेरे मन में इसका डर बैठ गया और तब मुझे वेंडिगो दिखाई दिया। ये 2017 की बात है, जब अपने दादाजी के खाली पड़े घर में मैं अकेले रहने आया था। मेरे साथ बस मेरा एक पालतू कुत्ता था। घर छोटा लेकिन काफ़ी अच्छा था। घर के सामने ही मेरे दादाजी का लगाया हुआ छोटा सा बगीचा भी था। मुझे यहाँ रहते हुए अभी कुछ ही दिन हुए होंगे। एक दिन सुबह उठा तो मेरे घर के सामने उगी हुई घास पे कई जगह कीचड़ में भरे हुए पंजों के निशान दिखाई दिए। जगह जगह थोड़े थोड़े कीचड़ भी बिखरे हुए थे। मैंने सोचा इधर कोई जानवर आया होगा और उन कीचड़ों को मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन अब हर दूसरे तीसरे दिन के बाद मुझे कुछ न कुछ ऐसा दिख जाता था। कभी पंजों के निशान, कभी कीचड़, और अब तो ये सब मेरे घर की दीवार तक भी पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कीचड़ में सने हुए पंजे या हाथ से मेरे घर की दीवारों पे खरोचा हो। मुझे लगा ये शरारत टाउन के बच्चों ने की होगी। वहाँ बच्चे बहुत कम थे। मैंने उनको ऐसा न करने की वार्निंग दी, लेकिन सारे बच्चों ने कहा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने इस बात को हल्के में लिया और अपनी लाइफ में मस्त हो गया। एक दिन शाम को मैं जंगल से एक हिरन मार के लाया। रात में डिनर करने के बाद उस हिरन की हड्डियों और बाकी बचे अवशेष को घर के बाहर ही रख दिया। मैं लॉन में बैठा टीवी देख रहा था। घर की खिड़की खुली हुई थी। तभी उस खिड़की की तरफ देख के मेरा डॉग अचानक से भौंकने लगा। मैं उठा, खिड़की से बाहर झांक के देखा।
लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर मेरा डॉग कंटिन्यू अब भी भौंके जा रहा था। तभी मुझे बड़ी अजीब सी दुर्गंध महसूस होने लगी। आग में जलने पर जैसे लोहा महकता है, शुरू में वो दुर्गंध ऐसी ही थी, लेकिन धीरे धीरे वो गंध बड़ी भयानक हो गई, मानो जैसे चारों तरफ सड़ा हुआ मीट फैला हो। मैं अपनी नाक दबाए पूरा घर चेक करने लगा, मगर घर तो पूरा साफ सुथरा था। और फिर अगले कुछ ही सेकेंड में वो बदबू आना खत्म हो गई। ये बड़ा अजीब था, लेकिन जो भी हो, अब मैं राहत की सांस ले सकता था। मेरे डॉग ने भौंकना भी बंद कर दिया था। अब मैं आराम से सोने चला गया। सुबह उठ के जब मैं बाहर निकला तो कल रात हिरन की हड्डियों और बचे हुए अवशेष को जो मैंने बाहर रखा था, वो सबके सब गायब थे। थी तो ये भी एक अजीब बात, लेकिन इसमें मेरा क्या जा रहा था? मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ दिनों बाद एक बार मैं फिर हिरन मार के लाया, उसे पकाया, बची हुई हड्डी और एक्स्ट्रा चीज़ें घर के बाहर रख दिया। डिनर करके बाहर कुछ देर मैंने वॉक किया और वापस घर में सोने चला गया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि फिर उसी रात की तरह मेरा डॉग खिड़की की तरफ देख के भौंकने लगा। चारों तरफ फिर वही गंध फैल गई, पहले जलते हुए आयरन जैसी, और फिर धीरे धीरे सड़े हुए मांस की बदबू में बदल गई। मैं बहुत परेशान हो गया। खिड़की खोल के मैंने जैसे ही बाहर देखा, उस टाइम मानो मेरी सांस रुक गई थी। सामने 8 फीट के आसपास लंबा एक क्रिएचर खड़ा था। गर्दन और सीने पे काले घने और कीचड़ में उलझे हुए बाल थे। बड़े एल्क जैसा फेस, पीली चमकती हुई आंखें, सर पे कई घुमावदार भद्दे काले रंग के नुकीले सींग थे। उसके रिब्स और सीने की हड्डियों से हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी हड्डियों का मांस खुरच के निकाल लिया हो। सबसे अजीब बात तो ये थी, हिरन की जिन हड्डियों और एक्स्ट्रा अवशेष को मैंने बाहर रखा था, उन एक एक हड्डी को वो अपनी रिब्स और सीने की हड्डियों में फंसाए हुए था। बाकी चीज़ें और खाल को उसने अपने हाथ में लपेट रखा था। मुझे नहीं पता वो सांस ले रहा था या रह रह के फूंक मार रहा था, लेकिन वो जब जब फूंक मारता ऐसा लगता जैसे उसका नीचे वाला जबड़ा उसके कंट्रोल में न हो। जिन लोगों ने कैमल, ऊंट को ध्यान से देखा है, उनको पता होगा फीड करते टाइम ऊंट का निचला जबड़ा इधर उधर अनबैलेंस्ड हिलता और लहराता रहता है। उस क्रिएचर की हर फूंक या हर सांस पे उसका फैला हुआ निचला जबड़ा लहरा उठता था। ये वही था जिसको सब वेंडिगो कहते हैं, जिसका डर मेरी जीएफ ने मेरे मन में बिठा दिया था। मैंने जल्दी से घर की खिड़की बंद किया। सर से पैर तक मैं पसीने में डूब चुका था। मैं चाहता था चिल्लाऊं, आसपास के लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुलाऊं, लेकिन मारे डर के मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने अपनी जीएफ को कॉल किया, उसको बताया घर के सामने ऐसा ऐसा क्रिएचर खड़ा है। उसने कहा बिल्कुल मत घबराओ, कुछ भी हो तुम घर का दरवाज़ा मत खोलना, मन में उसका ख्याल मत लाना। तुम्हारे पास सिल्वर या उससे बनी कोई चीज़ हो तो उसे अपनी मुट्ठी में दबा के रखो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरे पास सिल्वर की कुछ रिंग थी, उसे मैंने मुट्ठी में दबा के पकड़ा। एक बार डरते हुए दरवाजे के की होल से मैंने बाहर देखा तो वो अब भी बाहर खड़ा था और लगातार मेरे घर की तरफ देखे जा रहा था। मैं दबे पांव वापस अपने बेड के पास आया और बैठे बैठे भगवान को याद करने लगा। कितना समय बीता मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। तभी मेरे दरवाजे पे नॉक हुई। मैं मारे डर के उछल पड़ा, लेकिन बाहर से मेरी जीएफ की आवाज़ आई, स्टीव मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैं डरते डरते बेड से नीचे उतरा, दरवाजे के की होल से बाहर देखा तो वहाँ सच में मेरी जीएफ लीसा थी। वो अपनी मॉम के साथ मेरे घर के सामने खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोला। घर में घुसते ही लीसा की मॉम ने एक सिल्वर की मंत्रित लॉकेट मेरे गले में डाल दी। उन सबको देख के मेरी जान में जान आई थी। लीसा की मॉम नेटिव अमेरिकन हैं। उनके कहने पे सुबह होते ही लीसा सिल्वर की बनी हुई मोटी मोटी कुछ कील लेकर आई। उसकी मॉम ने उन कीलों पे कुछ मंत्रों का जाप किया। मेरे घर और बगीचे के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पे गहरा गड्ढा खोद के एक एक सिल्वर की कील उसमें रख के दबा दिया।
वो बोली ये सब करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि उसने तुम्हारी गंध पहचान ली थी, लेकिन टेंशन फ्री रहो, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस घटना को बीते अब 7 साल हो गए हैं। मैं लीसा के साथ आज भी उसी घर में रहता हूँ, लेकिन तब से अब तक फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मैं कभी सुनसान एरिया और जंगल में अकेले नहीं जाता। मेरा नाम डेनियल है। मैं विस्कॉन्सिन में रहता हूँ। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना अलास्का में हुई थी। मेरा भाई ब्रैड और उसकी वाइफ मैरी दोनों अलास्का में रहते हैं। कई सालों के बाद मैं उनसे मिलने विस्कॉन्सिन से अलास्का गया था। महीने भर उनके साथ रहने का प्लान था। मैं अलास्का पहुंचा। हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे थे। मुझे देखते ही दोनों बहुत खुश हो गए। हमने साथ में खूब सारी मस्ती की। देखते देखते हफ्ता कैसे बीत गया हमें इसका पता ही नहीं चला। मेरे भाई ब्रैड ने एक दिन बैठे बैठे साथ मिलकर कैंपिंग करने का प्लान बनाया। मुझे तो पूरे महीने बस घूमना था, टहलना था, एडवेंचर करना था और लाइफ एंजॉय करना था, और इस सब के लिए कैंपिंग एक मस्त आइडिया था। मैंने फ़ौरन हामी भर दी। अगले दिन हमने कैंपिंग से रिलेटेड अपना सारा सामान एक ट्रक में लोड किया और जंगल की तरफ निकल गए। वहाँ पहुँच के पार्क रेंजर को एडमिशन स्लिप दिखा के हम अपनी कैंपिंग स्पॉट पे पहुँच गए। अच्छी सी जगह देखकर वहाँ हमने अपना टेंट सेट किया। अभी सनसेट नहीं हुआ था। हमने आसपास का एरिया थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया और वापस अपने टेंट के पास आ गए। अंधेरा होने लगा था। फटाफट कैंप फायर जलाने के बाद हमने अपना डिनर तैयार किया और खाने पीने के बाद हमारे बीच कई देर तक यहाँ वहाँ की ढेर सारी बातें होती रही। उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए मैंने बोला तुम दोनों यहीं आराम करो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। मुझे पास से एल्क और हिरन को देखना है। ब्रैड ने मुझे वॉकी टॉकी दिया। बोला ज़्यादा दूर मत जाना, कुछ भी हो फ़ौरन वॉकी टॉकी पे कांटेक्ट करना। चांदनी रात थी। जंगल में एक हद तक विजिबिलिटी बनी हुई थी। फिर भी मैं टॉर्च और वॉकी टॉकी लेकर वहाँ से निकल पड़ा। कुछ दूर तक मैं चलता रहा, लेकिन अब तक मुझे कोई जंगली जानवर नहीं दिखा था। उल्टा अब मैं जहाँ पहुँचा था वहाँ मुझे बड़ी अजीब सी दुर्गंध महसूस हो रही थी। मैं मायूसी में खड़ा होकर अपने चारों तरफ देख रहा था। तभी मुझे किसी हिरन की बड़ी अजीब और तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैं अजीब आवाज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आवाज़ शायद एक हिरन और किसी औरत की मिक्स आवाज़ थी। मैंने ब्रैड से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट किया और बोला शायद मेरे पास कोई एल्क है, क्या तुमने उसकी आवाज़ सुनी? ब्रैड बोला हाँ, मुझे भी उसकी आवाज़ सुनाई दी है। जाओ ढूंढो, लेकिन ध्यान से। जिधर से आवाज़ आई थी मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। कुछ ही कदम चला था, सामने मुझे एक हिरन गिरा हुआ दिखाई दिया। शायद किसी भालू ने उस पर हमला किया था। जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो इसी हिरन की चीखने की आवाज़ थी। लेकिन जब पास जाके मैंने टॉर्च लाइट में ध्यान से देखा तो अब मुझे लगा ये किसी भालू का काम नहीं हो सकता। हिरन की गर्दन पे काफ़ी गहरे और किसी बड़े जानवर के जबड़ों के निशान थे। उस जानवर ने जहाँ जहाँ हिरन पे बाइट किया था उसने हड्डी के साथ वहाँ का पूरा मांस नोच लिया था। उसने हिरन को पूरी तरह नहीं खाया था। मुझे आता देख वो जानवर यहीं कहीं छुपा बैठा होगा। यही सोच के मैं वहाँ से उठा और जल्दी जल्दी अपने टेंट के पास वापस आ गया। वहाँ पहुँचते ही ब्रैड ने मजाक में बोला तुम्हारा हिरन कहाँ है, भाग तो नहीं गया? मैंने उसको बताया वो हिरन ऑलरेडी मर चुका था। शायद किसी बड़े भालू ने उसको मार दिया है। ब्रैड ने बोला हाँ, यहाँ जंगल में माउंटेन लायन, भेड़िए और भालू रहते हैं। इन्हीं सब में से किसी ने उस हिरन को मारा होगा। ये सुनते ही मैं थोड़ा डर गया, लेकिन ब्रैड हंसते हुए बोला डरो मत, हमने कैंप फायर जला रखा है, कोई जंगली जानवर हमारी तरफ नहीं आएगा। हम सब सोने जा रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा लगा जैसे जंगल में सन्नाटा फैल गया हो। मैंने ब्रैड से इसके बारे में पूछा तो उसने भी कहा हाँ, अजीब तो है, जंगल में ऐसी शांति नहीं होती, लेकिन चलो सोते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम सोने की कोशिश कर रहे थे।
तभी अपने टेंट के आसपास हमने किसी के चलने की आहट महसूस की। ब्रैड उठ के बैठ गया। मैं भी चौकन्ना हो गया था। तभी कुछ देर के बाद बाहर से आवाज़ आई, ब्रैड, मेरी मदद करो। यह आवाज़ बड़ी हल्की लेकिन डरावनी थी, जैसे किसी टनल में कोई हल्की आवाज़ में बोलता है। हम दोनों चुप थे और हैरानी में एक दूसरे को देख रहे थे। तभी फिर वही सेम आवाज़ आई, ब्रैड, मेरी मदद करो। उसकी आवाज़ सुन के हम जज नहीं कर पा रहे थे कि वो सच में मुसीबत में है या हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। ब्रैड ने अपनी गन उठाई और टेंट से बाहर निकल के बोलने लगा, कौन है वहाँ? क्या सच में तुमको हेल्प चाहिए या बस तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैं भी ब्रैड के साथ बाहर निकला था। ब्रैड ने फिर दोहराया, तुमको सच में हेल्प चाहिए, तुम कहाँ हो? लेकिन सेम, सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अपने पीछे की तरफ हमें झाड़ियों के टूटने की भारी आवाज़ आने लगी। ब्रैड ने बिना कुछ सोचे उस तरफ 2-3 राउंड फायर कर दिया। उसके फायरिंग करते ही वहां से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। ब्रैड ने मैरी और मुझसे बोला, जितनी जल्दी हो दौड़ के ट्रक में बैठो। उसने फिर एक राउंड फायर किया। फिर हम तीनों अपने ट्रक की तरफ दौड़ने लगे। हमने फुल महसूस किया था हमारे पीछे कोई अपने चारों हाथ पैर से दौड़ रहा था। ट्रक में बैठते ही ब्रैड ने ट्रक ऑन की और विंडो लॉक किया। जब उसने हेडलाइट जलाई तब हमने देखा लाइट जलते ही वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया था। 7 से 8 फीट लंबा, बहुत कमज़ोर सा, जैसे महीनों से उसने कुछ नहीं खाया था। सर पे सींग और पीली जलती हुई आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे सड़ी गली किसी जानवर की खाल उसने अपनी हड्डियों पे लपेट रखा हो। हम सबकी जान हमारी हलक में आ चुकी थी। ब्रैड ने फुल स्पीड में ट्रक दौड़ा दिया और तब तक नहीं रुका जब तक हम अपने घर नहीं आ गए। घर पहुंचने के बाद भी हम डरे हुए थे। हमें लग रहा था अब हमारे घर के दरवाजे पे कोई नॉक करेगा, अब कोई नॉक करेगा। लेकिन काफ़ी देर तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमें शांति हुई। उसके बाद हम जाके सो गए। अगली सुबह मैं और ब्रैड वापस उस जगह गए, अपना सामान और बैग उठा कर लाए। हमारा सारा सामान सेफ था। बाद में हमने जब नेट पे ऐसे किसी क्रिएचर के बारे में ढूंढा तब हमें पता चला ये एक भूखी आत्मा है जिसको वेंडिगो कहते हैं। महीना ख़त्म होते ही मैं वापस विस्कॉन्सिन आ गया। ब्रैड और मैरी अब भी अलास्का में रहते हैं, कैंपिंग भी करते हैं, लेकिन फिर कभी वो चीज़ उन्हें नहीं दिखाई दी। मेरा नाम रशेल है। मैं कनाडा की रहने वाली हूँ। ये बात 1998 की है। तब मेरी उम्र 17 साल थी। मेरे डैड पार्क रेंजर हैं। मेरे परिवार में बस मैं, मेरी मॉम और मेरे डैड थे। वहीं अपनी जॉब के चलते डैड घर पे बहुत कम रह पाते थे। घर पे रहने वालों के नाम पे बस मैं और मेरी मॉम ही थे। इसलिए कभी कभी मैं और मेरी मॉम खुद अपने डैड के पास चले जाते थे और 2-1 दिन डैड के बेस कैंप में रह के हम वापस आ जाते थे। एक बार बहुत जिद करने के बाद बेस कैंप में न रह के वहीं जंगल में कहीं अलग कैंपिंग करने के लिए मैंने अपने डैड को मना लिया था। तय हुआ था हम 2 दिन के लिए कैंपिंग स्पॉट पे कैंपिंग करेंगे और हमारे साथ हमारे डैड भी होंगे। हम कैंपिंग का सारा सामान लेकर तैयारी के साथ जंगल पहुँचे। थोड़ी देर बेस पे हमने आराम किया। फिर डैड अपनी कार से हमको कैंपिंग वाली जगह पे लेके जाने लगे। रेंजर्स कैंप से 20-25 मिनट की दूरी पे हमें अपना टेंट लगाना था। सनसेट होने वाला था। हम अपनी जगह पे बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे। रास्ते में मैंने एक अजीब सा स्टैचू देखा। ये अपने 2 पैरों पे खड़े किसी बड़े अजीब हिरन का 7-8 फीट लंबा स्टैचू था। बड़ा वियर्ड और क्रीपी लग रहा था। मुझे लगा ये पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए इसको जंगल के लोगों ने बनाया होगा। खैर हम कैंपिंग वाली जगह पे पहुंच गए। जल्दी जल्दी हम सब ने मिलके अपना टेंट सेट किया और अपना सारा सामान अंदर रख के फिर हम कैंप फायर जला के बैठ गए। बहुत मज़ा आ रहा था। हमारा परिवार एक साथ पहली बार ऐसे किसी इन्वायरमेंट में इकट्ठा हुआ था। अंधेरा फैल चुका था।
डिनर रेडी करने की बात आई तो डैड बोले, तुम दोनों चिल करो, डिनर मैं बनाऊंगा। वो अपने काम पे लग गए। मुझे फ्रेश होना था। हमने जहाँ टेंट सेट किया था उसी के ठीक सामने थोड़ी दूरी पे एक झील थी। मैं अपनी मॉम के साथ उस झील की तरफ फ्रेश होने चली गई। वापसी में हम दोनों ने देखा झील के पास ही बैठने के लिए कंक्रीट की बेंचेस लगी हुई थीं। मैंने मॉम से बोला, चलो थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, उसके बाद चलेंगे। तब तक डैड डिनर भी रेडी कर देंगे। हम दोनों वहीं बेंच पे बैठ गए। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में झील का पानी बड़ा चमकदार और लुभावना लग रहा था। आसपास कीड़े मकोड़े और मेढकों की आवाज़ मौसम को और भी प्यारा बना रही थी। हम बैठे बैठे आपस में बात कर रहे थे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, न जाने कहाँ से बड़ी अजीब और भयानक बदबू आने लगी। मॉम ने बोला, जंगल है, कोई जानवर मर गया होगा, ये उसी की दुर्गंध है। हम कुछ देर और बैठे, लेकिन बदबू इतनी बढ़ गई थी कि अब वहाँ हमारा बैठना मुश्किल हो रहा था। हमने अपने टेंट में वापस जाना ही सही समझा। हम बेंच से उठे और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ने लगे, झील के किनारे खुद से 18-20 फीट की दूरी पे हमें कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने उस ओर टॉर्च जलाई। एक बार तो हम काफ़ी घबरा गए, लेकिन ध्यान से देखने के बाद पता चला ये भी सेम उसी जैसा हिरन का एक स्टेचू था जो आते हुए मैंने रास्ते में देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी मॉम से कहा, ऐसा भी डरावना स्टेचू कोई बनाता है क्या? कमज़ोर दिल का इंसान अचानक से इसको देख ले तो उसे अटैक आ जाएगा। हम दोनों वापस टेंट में आ गए। वापस आने के बाद भी हम उसी स्टेचू के बारे में आपस में बात कर रहे थे। कितना वियर्ड, क्रीपी और स्कैरी स्टेचू था ना। फॉरेस्ट वाले टूरिस्ट को टूरिज्म और पिकनिक के नाम पे डराने का काम कर रहे हैं। तभी हमारी बातें सुन के मेरे डैड बीच में बोल पड़े, हम फॉरेस्ट वालों ने ऐसा क्या कर दिया जिससे टूरिस्ट डर जाएं? मेरी मॉम ने बोला, जगह जगह इतना वियर्ड स्टेचू लगाने की क्या ज़रूरत थी? स्टेचू के नाम पे तुम लोगों को मिला भी तो बस एक डरावना सा हिरन। डैड भौचक्के से हम दोनों का मुंह देख रहे थे। वो बोले, तुम लोगों ने इस जंगल में कहाँ स्टेचू देख लिया? मैंने बताया, आते हुए रास्ते में दिखा और यहाँ झील पे बेंच के पास भी स्टेचू बना हुआ है। मैंने देखा मेरे डैड बहुत घबरा गए थे। वो जल्दी से उठे, अपनी गन निकाला और हमसे बोले, फ़ौरन यहाँ से निकलो और कार में बैठो। हम माँ बेटी को कुछ समझ में नहीं आया। हमने पूछा, क्या हुआ, आप अचानक से ऐसा क्यों बोलने लगे? डैड बोले, जल्दी उठो, अभी बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी हमारे टेंट के पीछे से झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। डैड ने जल्दी से मुझे और मेरी मॉम को खींचा और बोले, कार में बैठो। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने अपना सामान भी नहीं उठाया और जल्दी से जाके कार में बैठ गए। डैड ने कार स्टार्ट की और हाई स्पीड में कार भगाने लगे। रास्ते में हम दोनों ने कई बार पूछा, क्या हुआ, कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस बोले, अभी बात करने का टाइम नहीं है। और थोड़ी देर में हम रेंजर्स बेस कैंप पहुंच गए। डैड ने हम लोगों को वहां बिठाया और खुद बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए और हमारे पूछने पर वो गुस्से में बोलने लगे, जब तुमने पहला स्टेचू देखा था तभी मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने बोला, डैड हमें लगा ये नॉर्मल सी बात है, आपको क्या बताया जाए। कुछ सेकेंड्स चुप रहने के बाद वो बोले, इस पूरे जंगल में कहीं कोई भी स्टेचू नहीं है। वो हम पे चिल्ला रहे थे। वो बोले, तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है, झील के पास कोई स्टेचू क्यों लगाएगा? और अगर स्टेचू लगा भी दिया जाए तो 2 पैरों पे खड़े किसी हिरन का 8 फीट लंबा और डरावना स्टेचू कोई क्यों लगाएगा? डैड की भी बात सही थी। ये सब हमारे माइंड में पहले नहीं आया था। मगर मैंने पूछा, लेकिन डैड जो हमने देखा है फिर वो क्या था? तब उन्होंने बताया, जंगल में कभी कभी ऐसी चीज़ें देखे जाने की बात कई बार यहाँ पे सुनी जा चुकी है। वो कोई हिरन या हिरन का स्टेचू नहीं था, बल्कि एक श्रापित आत्मा है, वो लोगों का शिकार करती है। हमें तो ये सब सुन के बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन डैड को इतना सीरियस हमने पहले कभी नहीं देखा था। खैर उस रात हम बेस कैंप में ही रुके। अगली सुबह अपना सामान लेने वापस गए। मैंने भी देखा, जिस जगह कल स्टेचू जैसा कुछ खड़ा था आज वो वहाँ पे नहीं था। झील के पास भी हमने देखा,
वहाँ भी पिछली रात की तरह कोई भी पुतला नहीं था। हमारा लक अच्छा था, वरना अगर डैड हमारी बातें न सुनते तो न जाने उस रात हमारे साथ क्या होता।